Good evening, everyone. Today we are doing class 8 Curiosity Science chapter number 7 Particulate Nature of Matter का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं. एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे. टॉपिक है हमारा 7.3 हाउ डज द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग डिफर इन दी स्टेट्स ऑफ मैटर. कि जो इंटर पार्टिकल स्पेस हमने पढ़ा था ना कि जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं. सो कैसे कैसे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर कितने अलग अलग टाइप के इंटर पार्टिकल स्पेस होते हैं, कैसे कैसे इंटर पार्टिकल स्पेस होते हैं, ज़्यादा होते हैं कम होते हैं, वो आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं. एंड आज की वीडियो में पूरे चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द रूल? What role does the interparticle spacing play in the determining the properties of each state, solid, liquid and gas? सो कैसे जो इंटरपार्टिकल स्पेस है पूरी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में अपना रोल को प्ले करता है. जैसे सॉलिड है हमारा, लिक्विड है, गैस है. ठीक है, तो इन्हें इंटरपार्टिकल स्पेस क्या होता है तो हम जानते हैं. इंटरपार्टिकल स्पेस मतलब 2 पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटरपार्टिकल स्पेस कहते हैं. तो अगर सॉलिड में देखें तो सॉलिड में इंटरपार्टिकल स्पेस क्या होगा? लो होगा. लो क्यों होगा? वाई? बिकॉज उसके अंदर स्पेस बहुत ही कम होती है. ठीक है, आप कह सकते हो लो या नेग्लिजिबल कह सकते हो. ठीक है, लिक्विड में वी कैन से दैट एज कंपेयर टू सॉलिड्स उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है. तो हम लिख देते हैं लिटिल बिट मोर एज कंपेयर टू. देखो अगर आपके एग्जाम में आता है ना कि डिफ्रेंशिएट करो इंटर पार्टिकल या डिफ्रेंशिएट करो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो जब हम लिक्विड को सॉलिड से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम यहाँ पे एज कंपेयर टू सॉलिड ज़रूर लिखते हैं क्योंकि हम सॉलिड से कंपेयर कर रहे हैं ना, दैट्स वाई. ठीक है, अगर हम गैस में देखें तो इंटर पार्टिकल बहुत ज़्यादा होता है तो हम यहाँ हाई लिख देंगे. वाई? बिकॉज उसके अंदर स्पेस ही स्पेस है, रैपिडली उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं. तो ये चीज़ हमारी क्या थी, किसकी थी? ये सॉलिड्स के लिए थी. ये चीज़ हमारी आपकी लिक्विड्स के लिए थी. यानी मैंने लिखा था आपके गैस के लिए. तो समझ में आया आपको कैसे कैसे इंटर पार्टिकल स्पेस इन तीनों में डिफर करते हैं. अब इनका हम रोल देखते हैं, एक्टिविटी से समझेंगे इसका पूरा चैप्टर. पहला टॉपिक जो हमारा है एक्टिविटी 7.6 लेट अस एक्सपेरिमेंट, कि हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे समझते हैं. तो हमें इस एक्टिविटी में एक सिरिंज लेना है विदाउट अ नीडल. नीडल के बिना मतलब नीडल हटा देना है सिरिंज में से. एंड उसका प्लंगर जो है सिरिंज का, जस्ट अ मिनट, यस. तो पुल द प्लंडर of the syringe outwards as a fully exerted position. सो आपको सिरिंज लेनी है, उससे नीडल निकाल देना है और उसको पुल करना है, प्लंजर को पुल करना है. जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं ना, उसको एक्सटर्नल पोजिशन के तौर पे उसे आउटवर्ड्सली पुल करना है. ठीक है, आउटवर्ड उसे पुल करना है मतलब उसे नीचे आपको खींचना है. फिर अचानक से नीचे आपको कब खींचना है? जब आपको जब ये पूरा सिरिंज का नीडल है यहाँ पे थोड़ा स्पेस हो. अब आपको यहाँ पे हाथ लगा देना है, उसको पुश करना है. ठीक है, पुश करना है. अब आपने करा सिरिंज लेना है विदाउट अ नीडल और उसको पुल करना है, इसको सिरिंज को आउटवर्ड्स. अब प्लेस करना है थंब उसके ऊपर वाले एरिया पे जहाँ पे नीडल थी. एंड अब उसको आपको क्या करना है? पुश करना है. पुश द प्लंडर स्लोली एंड स्टेडली इनवर्ड करना है और स्लोली करना है. तो आपको एयर प्रेशर फील होगा अपने हाथों पे भी. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे एज यू डू दिस? यू विल नोटिस दैट द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड सिरिंज डिक्रीजेस. जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होती जा रही है एयर की. वाई? बिकॉज हाई कंप्रेस्ड गैस लगी हुई है इसके अंदर, हाई प्रेशर वाली गैस है, तो ये डिक्रीज होती जा रही है इनकी वॉल्यूम. ठीक है, बिकॉज वो कंप्रेस होते जा रहे हैं. वॉट कैन वी से अबाउट द बिहेवियर ऑफ गैस इन द सिरिंज? तो सिरिंज में जो बिहेवियर होता है उसके बारे में क्या कह सकते हैं? एंड व्हेन यू कंप्रेस द, जब हमने कंप्रेस करा आपके सिरिंज के जो प्लंगर होता है उसको, तो जो एयर है वो धीरे धीरे एक साथ कंप्रेस होते चले गए, मतलब क्लोजर आते चले गए. तो उसके पार्टिकल्स भी धीरे धीरे क्लोजर आते चले गए, इंटर पार्टिकल स्पेस धीरे धीरे कम होते चला गया. दिस शोज दैट द गैस पार्टिकल्स हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम इन देयर नेचुरल स्टेट. इसका मतलब क्या है कि जो गैस पार्टिकल्स हैं, the gas particles have a lot of space between them in the natural state. उनके नेचर जो नेचुरल स्टेट है उसमें भी उनके पास बहुत सारा स्पेस है जिसको हम कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम को हम डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, एंड दिस स्पेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर. और ये हमने कैसे अप्लाई करा, कैसे हमने जो एयर का प्रेशर था उसको कैसे डिक्रीज करा? ड्यू टू द एयर का प्रेशर कैसे हाई करा? जब हमने उसके अंदर एक्सटर्नल लगाया, बिकॉज हमने एक्सटर्नली उस पर क्या डाला? अपना प्रेशर डाला. ठीक है, इफ़ यू स्टॉप पुशिंग द प्लंजर, अगर आप पुश करना बंद कर दोगे प्लंजर को तो आप देखोगे जो गैस पार्टिकल्स है ना स्प्रेड, वो अपने ओरिजिनल
पोजीशन पे आते जाएंगे और वो अपने आप सिरिंज पीछे चला जाएगा, मतलब अपने नॉर्मल पोजीशन पे सिरिंज का जो प्लंगर है वो भी आ जाएगा। रिपीट इस एक्टिविटी यूजिंग वाटर एंड ऑब्जर्व। अब आपको एक्टिविटी को रिपीट करना है, ठीक है, यूजिंग वाटर आप करोगे। सो यू वुड ऑब्जर्व दैट वाटर इज प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल। अगर हम वाटर को देखें तो थोड़ा बहुत ही कंप्रेस हो जाता है, मतलब इतना कंप्रेस नहीं हो पाता, ठीक है। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू लर्न अबाउट द इंटर पार्टिकल स्पेस इन लिक्विड। अब हम देखते हैं, हमने गैस का देखा कि इंटर पार्टिकल स्पेस गैस में कैसा होता है, मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं लिक्विड्स में इंटर पार्टिकल स्पेस कितना होता है। तो ये एक्टिविटी 7.7 से स्टार्ट करेंगे। लेट अस ऑब्जर्व। आपको एक ग्लास वेसल या बीकर ले सकते हो आप, ट्रांसपेरेंट बीकर लेना है और उसको हाफ विद वाटर उसको फिल करना है आधे पानी से। जैसे आपने यहाँ पे एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने आधा पानी भरा, उसके अंदर आपको क्या डालना है, एक लेवल मार्क कर लेना है कि जहाँ तक आपने पहले पानी भरा। मान लो मैंने इसको ए नाम से डिनोट करा है, लेवल ऑफ वाटर को ए नाम से डिनोट करा है। एड 2 टीस्पून ऑफ शुगर इनटू इट। अब आपको शुगर के 2 जो टीस्पून थे, 2 चम्मच चीनी आपको डाल देनी है। तो आप देखोगे जब आप 2 चम्मच चीनी डालोगे तो उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। वाई? बिकॉज हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था ना एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि जितना वेट होता है उतना ही वाटर डिस्प्लेस होता है। तो डिस्प्लेस नहीं हुआ लेकिन उसका लेवल बढ़ गया। यहाँ पे हमारा ए था, अब शुगर डालने से थोड़ा लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जो न्यू लेवल आया उसको मार्क करना है। मान लो मैंने इसे बी नाम से नोट कर दिया। स्टिर द वाटर विद अ ग्लास रॉड टू डिजोल्व द शुगर। अब आपको इसे घोलना है पानी को, मतलब इसको स्टर करके एक सॉल्युबल फॉर्म में लाना है, डिजोल्व करना है शुगर को इन दिस वाटर। प्रिडिक्ट वेदर द वाटर लेवल विल इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द मार्क बी। अब आपको देखना है जब स्टर हो जाएगा अच्छे से, जब डिजोल्व करे शुगर इन वाटर, तो जब डिजोल्व हो जाएगा तो आपको ये देखना है, मेक श्योर करना है और मार्क करना है न्यू जो लेवल आएगा कि जो वाटर लेवल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। मार्क दिस वाटर लेवल सी अगेन। अब आपको क्या करना है, जो न्यू वाटर लेवल आएगा उसको सी से डिनोट करना है। अब देखो जैसे हमने आप एक बीकर लिया, उसके अंदर हाफ पानी डाला, आधा पानी डाला और उसके ऊपर हमने चीनी डाली। उससे पहले ना हमने वाटर सरफेस का लेवल को हमने ए से डिनोट करा था। जब हमने चीनी डाली तो हमने न्यू सरफेस का एक नाम डिनोट करा बी से। और चीनी को जब हमने घोला अच्छे से तो उसका न्यू लेवल आएगा। न्यू लेवल क्या आएगा कि वो पानी डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि जब यहाँ पे यूजुअली इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज क्यों हुआ इतना। अब इसको हमने सी से नोट करना है। अब रीज़न जानते हैं क्यों, बिकॉज हमने देखा जब हमने इसको स्टर करा, मतलब हमने जब स्टर करा था, हमने एक्टिविटी देखी थी ना, जब शुगर को हम स्टर करते हैं तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स के फॉर्म में आ जाता है। आज जब वो कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स के फॉर्म में आ गया तो उसे दूसरे पार्टिकल्स के फॉर्म में जाना है, तो उसे इंटर पार्टिकल स्पेस चाहिए। अब इंटर पार्टिकल स्पेस लिक्विड में थोड़ा सा होता है, मतलब हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो उसी स्पेस का फ़ायदा उठा के ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उन स्पेस के जाके फिट हो गए। दैट मीन्स वाटर लेवल थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाएगा, लिटिल बिट, जो कि ऑब्जर्वेबल तो नहीं होगा इतना, बट अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व ज़्यादा करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो डिफरेंस यहाँ पे थियोरेटिकली दे रखा है, इसको समझते हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द वाटर लेवल्स। आपने वाटर लेवल्स में क्या डिफरेंस को ऑब्जर्व करा। तो आप क्या ऑब्जर्व करो कि जो इनिशियली अभी हमने जब शुगर को ऐड करा था, जो लेवल था वाटर का वो इंक्रीज़ हुआ था। इनिशियली जब हमने अभी पानी के अंदर चीनी को ऐड करा था तो उसके अंदर डिज़ोल्व करने से पहले उसका लेवल इंक्रीज था वाटर लेवल का। बट जब हमने डिसोल्यूशन करा, उसका डिज़ोल्व करा तो उसका पानी डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ है उसके थोड़े एक्सटेंड से, उसके लेवल से। सिंस द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज लेसर देन द सम ऑफ द वॉल्यूम वाटर एंड शुगर, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज सम स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। तो ये दिखाता है हमें कि जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वाटर की पार्टिकल्स के बीच में, उसके अंदर जाके फिट हो गए, उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, शुगर की कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ने उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर ली। दैट्स वाई थोड़ा बहुत आपको मार्क्स जो वाटर लेवल है डिक्रीज होता दिख जाएगा। रिपीट दिस एक्टिविटी 7.7 with some other soluble solids such as common salt और glucose और common salt आप कर सकते हो, और इन solids like sand, stone pieces आप करोगे। वैसे stone pieces sand से होता नहीं है बिकॉज उनका consonant particles stir करने से नहीं होगा, ठीक है। What do you observe in each case? आप each case में क्या देखोगे, to the sand particles dissolve, sand particles dissolve हो जाएंगे नहीं। Does the volume of water in the vessel change after mixing? जब volume change हो जाएगा मिक्सिंग का तो नहीं, ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग एंड बाय, जब हम उसे मिक्स करेंगे तो कोई चेंज हमें दिखेगा। जब देखो क्योंकि कॉमन सेंड देखें तो सेंड डालने से थोड़ा सा इंक्रीज होगा क्योंकि हमने डाला है, बट वो डिजोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है।
अब क्यों नहीं हो पाएगा उसको हम आगे वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। यहाँ पे दे रखा है शुगर एंड सैंड आर बोथ सॉलिड्स। शुगर और सैंड दोनों हमारे सॉलिड फॉर्म में है। शुगर डिजॉल्व हो जाती है बट सैंड नहीं हो पाती, तो ऐसा क्यों है? तो इस बात को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है वही वाला कि जब आपने, ये हमारे वाटर पार्टिकल्स हो गए, दीज आर द वाटर पार्टिकल्स। ठीक है, ये हमारे वाटर पार्टिकल्स हैं एंड जो येलो वाले पार्टिकल्स दे रखे हैं वो हमारे शुगर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, किसके पार्टिकल्स हैं? शुगर के पार्टिकल्स हैं। तो हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे दे रखा है कि सैंड तो सॉलिड होता है बट वो डिजॉल्व नहीं हो पाता वाटर में। ठीक है, जब हम वाटर के अंदर सैंड के पार्टिकल्स को डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं और ऑक्यूपाई स्पेस, वो कंटेनर का मतलब आपकी पार्टिकल्स का स्पेस, जो वाटर पार्टिकल्स उनका स्पेस नहीं ले पाते। इसी वजह से थोड़ा बहुत इंक्रीज होता था आपका वाटर लेवल, causing the total volume to increase. What do you think about the interparticle space in solids? So अब interparticle space solids में क्या होता है उसको देखते हैं। अभी हमने लिक्विड का देखा, गैस का देखा, अब हम सॉलिड्स का देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। अब जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा कि कांस्टेंट पार्टिकल्स हम किसे कहते हैं? सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स एक साथ हेल्ड डाउन होते हैं बिकॉज ऑफ द एडिसिव फोर्सेस। ठीक है, बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दीज पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर इन सॉलिड केस। हाउएवर डिस्पाइट क्लोज पैकिंग, जब हम क्लोज कहते हैं तो कुछ स्पेस थोड़ी बहुत लेफ्ट हो जाती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स, अगर हम स्टोन के पार्टिकल्स जाएंगे तो इस टाइप में होंगे, एक पूरे बॉक्स में पूरी सॉलिड्स के पार्टिकल्स एक साथ होंगे। ये वाइब्रेट कर पाते हैं बट अपनी एक दूसरे पार्टिकल के साथ चेंज नहीं कर सकते थे जो इनका पोजीशन है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत, देखो बीच में थोड़ा बहुत गैप है, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम लिक्विड्स में देखें तो यहाँ पे गैप ही गैप है, मतलब थोड़ा बहुत गैप है एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स। बट अगर हम गैस में देखें तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गैप है। वाई? बिकॉज ये रैपिडली मूव करते रहते हैं। ठीक है, सो हमने देखा कि थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ पे बिटवीन है, शोन इन द फिगर 7.12a। यू माइट एज्यूम दैट द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज फिल्ड विद एयर। तो यहाँ पे जो स्पेस है, पार्टिकल्स दे रखे हैं, यहाँ पे एयर बैठी हुई है, यहाँ पे एयर ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया है स्पेस को, मतलब गैस के पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है। बट दिस इज नॉट द केस, लेकिन ये केस नहीं है। ठीक है, जो एक्चुअल केस है वो ये है, जिसे हमने समराइज करा था, द पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड द इंटरपार्टिकल स्पेसिंग इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, उसी की वजह से। ठीक है, कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं थोड़ी बहुत यहाँ पे गैप होती है बट इनके अंदर जनरली बहुत सारे पार्टिकल्स नहीं आ पाते बिकॉज ये वाइब्रेट करने लगते हैं ना, अपने वाइब्रेट करने लगते हैं स्पेस को। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो स्पेस है बहुत ही कम है, यहाँ बिल्कुल नेग्लिजिबल स्पेस होती है। यहाँ पे स्टेप फर्दर दे रखा है, इसको देखते हैं। सो ऑफन वी यूज द टर्म पार्टिकल्स। हम पार्टिकल्स पढ़ते आ रहे हैं कि पार्टिकल्स, हम इतने जो टॉपिक्स पढ़े उसके अंदर हम पार्टिकल्स बोल रहे हैं। सो पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? सो इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, हम डिफरेंट टाइप की चीज़ों ट्रांसलेशन या डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज में देखें तो मीनिंग होता है इस टर्म का, वो कॉन्टेक्स्ट में चेंज होता है। डिफरेंट टाइप की चीज़ों, डिफरेंट टाइप के यूजेस के लिए चेंज होता रहता है। मानो मैंने फिजिक्स के लिए बात करी तो हमने पार्टिकल्स लिखा, मतलब उसके टुकड़े। ठीक है, इंग्लिश में भी वही मीनिंग होता है, हिंदी में कुछ अलग बोल सकते हैं। ठीक है, किसी और लैंग्वेज में भी इसका अलग मीनिंग हो सकता है, डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स में, मतलब डिफरेंट फ्रेजेस में इसका डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वाइल टेकिंग अबाउट एयर पोल्यूशन, जब हम एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर आता है, SDM, जो कि हम यूज़ करते हैं वो एयर पोल्यूशन। ठीक है, और ये टर्म रिफर करता है टाइन डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर एंड नॉट कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल एज कम्पेयर टू द डस्ट पार्टिकल्स। कि ये बोल रहा है जो एक SDM करके आपका होता है, अगर आप गूगल पे भी डालोगे तो आपको मिल जाएगा इसका पूरा डेफिनेशन। तो आपको थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पे समझा रखा है कि SDM मतलब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, ये एयर पोल्यूशन के बारे में होती है। ये हमें बताती है कि जो टाइनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे एयर के अंदर कितने हैं। ठीक है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं बनाते मैटर के। ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं बताते, डस्ट पार्टिकल्स बताते हैं। बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स जो है वो बहुत बड़े हैं एज कम्पेयर टू योर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, हमने भी पढ़ा था ना। ठीक है, सो इन फैक्ट इवन दीज टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। से भी जो डस्ट पार्टिकल्स है भी बहुत सारे टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के हीप के फॉर्म में बने हुए हैं, जैसे कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आपको मैंने बताया था फर्स्ट टॉपिक पे ही।
ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है 7.4, हाउ पार्टिकल्स मूव इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। कैसे पार्टिकल्स मूव करते हैं, एक दूसरे की पोजीशन को चेंज करते हैं इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड्स के बारे में आपको पहले समराइज कर देती है कि सॉलिड्स में वाइब्रेट करते हैं, दे डू नॉट मूव फ्रॉम ईच अदर। लेट्स फाइंड आउट अबाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे एक्टिविटी से इंपॉर्टेंट दे रखी है, लेट अस एक्सपेरिमेंट। उससे पहले सेफ्टी दे रखा है कि आपको पोटेशियम परमैंगनेट को टच नहीं करना, बिकॉज ये आपकी स्किन को इरिटेटिंग हो सकता है। तो उसके लिए आप स्पून या स्पैचुला या जो ग्लव्स भी हो सकते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हो टू हैंडल इट। So take a glass tumbler containing water and put a few grains of potassium permanent into it. आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है, उसके अंदर आपको वाटर डालना है और उसके अंदर कुछ थोड़े बहुत दाने पोटेशियम परमैंगनेट के डालने हैं। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे धीरे धीरे पार्टिकल्स, उसके जो पार्टिकल्स है धीरे धीरे मूव करेंगे। मतलब जैसे कि हम जब धूप बत्ती जलाते हैं ना, बिल्कुल वैसा वाला लुक आपको दिखेगा। उसके बाद है पूरा आपका डार्क पिंक ले लेगा। तो इनिशियली जब आपने डाला था तो पिंकिश कलर की जो स्ट्रीक्स थी, उसके जो उसके पार्टिकल्स थे, जो स्ट्रीक्स थी, वो वाटर के साथ पार्टिकल्स के साथ मूव हो रही थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम द एंटायर बल्क ऑफ वाटर विल एक्वायर अ यूनिफॉर्म पिंक कलर। कुछ देर के बाद वो पूरे डार्क पिंक कलर में हो जाएगा। सो डू यू नो दिस, डू यू नो व्हाई दिस हैपेंड। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको हम इस सीजन में पढ़ते हैं। क्यों हुआ, बिकॉज जो वाटर पार्टिकल्स है वो भी अपने कॉन्स्टेंट मोशन में है। अब क्योंकि वाटर पार्टिकल्स के बीच में तो थोड़ा गैप होता है, दैट्स वाई वो भी एक दूसरे से मतलब दूसरी जगह पोजीशन को चेंज करते हैं, तो वो भी एक तरीके से मोशन में है, घूमते रहते हैं। फर्स्ट दे पुल आउट द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। जो पोटेशियम परमैंगनेट कुछ पार्टिकल्स को अपने साथ ले लेंगे, तो इसी वजह से बहुत सारे पार्टिकल्स उसको ले लेते हैं, तो इसी वजह से एक स्ट्रीक फॉर्म करता रहता है। ठीक है, फ्रॉम दैट स्क्रीन एंड लेटर दे हिट पार्टिकल्स। उनके इस जो पोटेशियम वाला के जो पार्टिकल्स है और जो वाटर पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट भी करते हैं, दैट्स वाई थोड़ी स्ट्रीक सी कुछ इस टाइप में फॉर्म करता है। ठीक है, दिस गेट स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड। इन द केस ऑफ मेनी सब्सटेंस जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ हेल्ड ऑन होते हैं, ठीक है, टुगेदर स्ट्रांगली दैट द वाटर पार्टिकल्स आर अनेबल टू पुल दीज आउट। दैट्स वाई हमें कभी कभी स्टर करना पड़ रहा था। सो सच सब्सटेंस लाइक सैंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इसी वजह से सैंड भी इनसॉल्युबल होती है इन वाटर। वाई, बिकॉज इनके पार्टिकल्स लिक्विड के द्वारा नहीं ब्रेकअप हो सकते। ठीक है, एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ, जब हम उसको स्टर भी करें जब भी ब्रेक नहीं हो पाएंगे इनटू योर स्ट्रीक फॉर्म्स। ठीक है, सो सैंड आर insoluble in water. I think like a scientist. So try it yourself. आपको एक 3 क्लीन ग्लास टम्बलर्स लेने हैं और उसके अंदर हॉट वाटर डालना है। ठीक है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इन द सेकेंड। आपको पहले वाले में हॉट वाटर डालना है और दूसरे वाले में आपको रूम टेम्परेचर का वाटर डालना है, नॉर्मल पानी, और तीसरे वाले में आइस कोल्ड वाटर डालना है इन द थर्ड वन। ड्रॉप अ स्मॉल ग्रेन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ईच ऑफ देम। दोनों में आप पोटेशियम परमैंगनेट का ग्रेन एक डालोगे और आप ऑब्जर्व करो कि जो हॉट वाटर है ना, हॉट वाटर बहुत तेज़ी से उसके स्ट्रीक्स फॉर्म हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से। ठीक है, बहुत जल्दी से वो मिक्सअप हो जाएगा और पूरा एक डार्क पिंक कलर बहुत जल्दी दे देगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल वन एंड टू द या कोल्ड वन। नॉर्मल वन में आप तो नॉर्मल टाइम लेगा एंड कोल्ड वन में बहुत ही टाइम लगेगा, बिकॉज कोल्ड में जो आपके पार्टिकल्स हैं उनको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उनकी जो कोल्ड एयर है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, so water particles move faster in hot water compared to water at room temperature and even slower in ice cold water. As a result, the potassium permanganate spreads the fastest in hot water, less quickly in water at room temperature and slower in ice cold water. Hence our movement of particles increases when heat is provided. So ऐसे हमें करना है। ठीक है, आप इसकी जगह पे कोई वाटर कलर भी ले सकते हो, उससे भी आपको ये चीज़ देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, हाउ कैन वी डिमॉन्स्ट्रेट द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। अब हम जैसे कि हम धूप बत्ती जलाते हैं तो हमें उसका स्ट्रीक्स फॉर्म दिख जाते हैं, ऐसे ही एयर पार्टिकल्स भी मूव करते होंगे, तो हम वो कैसे देख पाएंगे, वो कैसे एक्टिविटी को, कैसे उसके मूवमेंट को देख पाएंगे, नोटिस कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है 7.9, जिसके अंदर ऑब्जर्व करने वाले हैं कैसे गैस के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं इसी टाइप के मोशन में। सो आपको एक लाइट जो धूप बत्ती होती है उसको चलाना है और उसको एक रूम के कॉर्नर में, एक छोटा सा रूम का कॉर्नर ले लो, उसके पास जाना है। ठीक है, और वहीं पे खड़े रहना है कुछ देर के लिए। डू यू नोटिस द फ्रेगनेंस। कुछ देर के बाद आप देखोगे कि फ्रेगनेंस जो है पूरी धूप बत्ती है वो पूरी रूम में फैल जाएगी। अब क्यों फैलेगी, बिकॉज एयर है, तो एयर पार्टिकल्स को लेती जाएगी और वो हिट भी करेगी तो वो स्ट्रीक्स भी फॉर्म करेंगे। ठीक है, सो व्हेन एन इंसेंस स्टिक इज बर्न इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, इनिशियली जब फ्रेगनेंस है वो धीरे धीरे इंसेंस स्टिक की पूरी जगह फैलने लगती है। शॉर्टली यू कैन स्मेल द फ्रेगनेंस ऑफ थ्रू आउट द रूम।
दिस हैपेंस बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द फ्रेगनेंस स्प्रेड फिलिंग द एंटायर रूम, वो पूरे रूम को भर रहे हैं, ठीक है। और ये शो करता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ एयर है मूविंग करते हैं कॉन्स्टेंटली, बहुत रैपिडली मूव करते हैं। द एयर पार्टिकल्स हिट द पार्टिकल ऑफ द फ्रेगनेंस एंड हेल्प देम स्प्रेड थ्रू आउट द रूम। जो एयर के पार्टिकल्स हैं और जो इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को हिट करते हैं, दैट्स वाई बहुत तेज़ी से मूव भी करता है और इसी वजह से इसकी जल्दी फ्रेगनेंस हमें दिखती है। और यही रीज़न है कि इसमें स्ट्रिक्स फॉर्म होते हुए हमें भी दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है ओ नाउ आई नो वाई एंड हाउ द फ्रेगनेंस ऑफ द परफ्यूम रीचेस, ऐसी परफ्यूम की जो स्मेल है वो भी हमें आती है। कैन यू शेयर अ फ्यू द रियल लाइफ सिचुएशंस वेयर यू हैव एक्सपीरियंस द मोमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। एवर हेड ऑफ दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। द पर्टिकुलर टेचर ऑफ मैटर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेनी एवरीडे प्रोसेसेस, जो पर्टिकुलर टेचर होता है मैटर का वो हमारे डेली लाइफ की चीज़ों में भी अपना रोल को प्ले करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वॉश क्लोथ स्टेन्ड विद ऑयल यूजिंग सोप, जब हमारे कपड़ों पे तेल गिर जाता है, दाग लग जाते हैं, तो जब उसको हम साबुन से अच्छे से वॉश करते हैं, सो न्यूमरस टाइप के सोप पार्टिकल्स उस ऑयल पार्टिकल्स के आसपास आ जाते हैं। सो वन एंड ऑल द सोप पार्टिकल्स अटैच टू द ऑयल, जब एक सोप पार्टिकल हमारे ऑयल के साथ रिएक्ट करता है, अटैच हो जाता है, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट होने पे अच्छे से उसको वॉश कर देता है और ये हमें साफ करता है टू गेट रिड ऑफ द ऑयल पार्टिकल्स फ्रॉम आवर क्लोथ। On our learnings from the chapter, we can say that the matter is made up of small particles which are held together by the force of attraction। तो अभी तक जो हमने पढ़ा तो हमने पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं आपके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कहते हैं, वो सभी मैटर्स ऑफ मतलब कुछ मैटर्स ऑफ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उनका, ज़्यादा इंटरेस्ट पार्टिकल्स अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन दैम, कि उन पार्टिकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। दैट्स लाइक अगर हम सॉलिड में देखें तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द लिक्विड्स। एंड इफ वी कंपेयर इन द गैसियस स्टेट, सो अट्रैक्शन बहुत लो होता है। वाई? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस इन बिटवीन दैम, ठीक है। विच डिपेंड्स ऑन देयर थर्मल या हीट एनर्जी की हीट एनर्जी पे कि कौन सा पार्टिकल जल्दी से हीट एनर्जी के थ्रू अपना स्टेट को चेंज करता है, ठीक है। थर्स इट इज अ थर्मल एनर्जी दैट पार्टिकल दैट डिटरमाइन्स अ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, वो थर्मल एनर्जी है होती है कि जो हमें बताती है कि किस पार्टिकल के अंदर कितना फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, वो बताती है। अगर सॉलिड्स को देखें तो अगर आप आइस को देखें तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है, वाई? बिकॉज उसकी फिजिकल स्टेट ज़्यादा है, फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा करके। इन द सॉलिड स्टेट, अगर सॉलिड स्टेट में बात करें तो थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स की लो होती है। वाई? क्योंकि वो दे रिमेन क्लोज टू ईच अदर एंड एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस, ज़्यादा इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दैट थर्मल एनर्जी लो होती है। दिस रेस्ट्रिक्ट्स देयर मोशन टू ओनली स्मॉल वाइब्रेशन, इसी वजह से की वाइब्रेशन स्मॉल हो पाती है, वाइब्रेशन कर पाते हैं, ऑसिलेटरी या टू एंड मोशन कर पाते हैं, ठीक है। एट द मेल्टिंग पॉइंट पे थर्मल एनर्जी होती है वो ओवरकम करती है अट्रैक्टिव फोर्स, चेंज हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है इन लिक्विड्स बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड्स में होता है, ठीक है, अलाउइंग द सॉलिड्स टू चेंज इनटू अ लिक्विड। एट दिस स्टेज जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने फिक्स पोजीशन से मूव करते हैं और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आपकी इंक्रीज होने लगती है, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स धीरे धीरे कम होता है और आपके जो डिस्टेंस बिटवीन इंटर पार्टिकल्स है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। फोर्सेस टू अ लेवल दैट अलाउज द पार्टिकल्स टू मूव अराउंड, वो एक ऐसे लेवल पे अलग करने लगता है, दैट्स वाई जो पार्टिकल्स है वो मूव कर पाए इस लेवल पर जाके वो द पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है। थ्रू दो स्टिल विद इन लिमिटेड स्पेस पे ही कर पाते हैं, ज़्यादा भी स्पेस नहीं लेता है लेकिन एक लिमिटेड स्पेस पे लेवल पर वो अट्रैक्टिव फोर्स को कम करते हैं और पार्टिकल डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। इधर गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अट्रैक्शन जो होता है वो आपका गैसियस स्टेट में क्या होता है, आपका कब होता है, वाई? बिकॉज पार्टिकल्स जो है उसके आपके ज़्यादा मूव करने लगता है एक तेज़ वाली स्पीड पे, ठीक है, and move freely in all directions. You will learn more about these particles and consider it better in higher grades. Let us wrap up. So particles nature of the three states of matter यहाँ पे दे रखा है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल स्पेसिंग मिनिमम होती है हमें पता है, और अगर आप बात करें अट्रैक्शन की तो वो ज़्यादा होती है जो यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। बट हम अगर लिक्विड्स की बात करें तो इंटर पार्टिकल स्पेस आपकी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन इंटर पार्टिकल का अट्रैक्शन वीक हो जाता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स,
ठीक है। और गैस पे इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, बट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल आप कह सकते हो। सॉलिड्स में जो पैकिंग होती है पार्टिकल्स की क्लोज्ड एक साथ होते हैं, लिक्विड में थोड़ा बहुत लूजली पैक होते हैं, और गैसेस में पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, जो मूवमेंट होता है सॉलिड्स में पार्टिकल्स का वो वाइब्रेट करते हैं, या नेग्लिजिबल आप कह सकते हो। जो लिक्विड से मूवमेंट होता है वो लिमिटेड स्पेस में मूवमेंट कर पाते हैं, एक दूसरे का स्पेस बदल सकते हैं टू द पार्टिकल्स। ठीक है, बट अब गैस की बात करें तो मूवमेंट बहुत रैपिडली होता है, अवेलेबल स्पेस बहुत सारा स्पेस होता है, तो वो अपनी रैपिडली मोशन में भी रहते हैं। तो हमारा चैप्टर था आपका पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर। इफ लाइक दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर योर फ्रेंड्स फॉर मोर अपडेट्स। इस चैप्टर को हमने तीन पार्टों में कवर करा है। ठीक है, तो अगर आपको किसी और भी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो जाने वाली है, हम उसमें मैथ्स का चैप्टर का जो 4 क्वाड्रेंट था उसके फिगर आउट करने वाले हैं। अभी हमने साइंस के चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिए, टोटल चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो चुका हमारा। तो अभी हम साइंस के सिलेबस को इतना ही रखेंगे। अभी हम मैथ्स और हिस्ट्री को फोकस करेंगे। जो आपकी वीडियोस अगली आने वाली हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मैथ्स और एसएसटी की होंगी। ठीक है, तो हमने साइंस का चैप्टर 7 कवर कर लिया है अभी तक। अगर आपको लगता है कि अगर आपका टीचर चैप्टर 8 पर है या किसी और चैप्टर में ज़्यादा है हमसे, आप उन्हें बता सकते हैं, मैं चैप्टर की वीडियो बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।